स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल के सामने मोदी चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव से भिड़ने की कोशिश कर रहे थे अमित शाह। बताएंगे कैसे। अमित शाह के द्वारा खिलजी को बिहार में याद किया जा रहा था दोस्तों, जिसके बाद मुंगेर की उनकी रैली से जनता गायब हो गई दोस्तों, जिसके कारण मंच से अमित शाह ने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया दोस्तों। डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कब आ रही है प्रियंका गांधी से लेकर पूरी जानकारी सामने आ रही है दोस्तों। इसी के साथ में बताएंगे कैसे तेजस्वी यादव ने वक्फ कानून को लेकर साफ शब्दों में बोला है कि वो क्या करने वाले हैं। बताएंगे क्या बोले हैं तेजस्वी यादव दोस्तों, जिसे लेकर भाजपाइयों के भड़कने का दौर लगातार जारी है। इसी के साथ में बीजेपी की सबसे हाई प्रोफाइल नेत्री को क्षेत्र में लोगों के नारे और विरोध का सामना करना पड़ा दोस्तों। बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में कन्हैया कुमार को भी क्या प्रचार में उतार रही है कांग्रेस पार्टी। एक एक करके चलेंगे सारी बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के विधानसभा चुनाव में इस बार परिवर्तन होकर रहेगा और बदलाव कुछ ऐसा होगा कि कभी नहीं जैसा होगा, यानी एक तरफा परिवर्तन होगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अमित शाह बार बार उल्टा सीधा बयान देकर कोशिश कर रहे हैं कि बिहार के चुनाव का जो विमर्श है वो पलायन और महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी भ्रष्टाचार के मुद्दों से हटकर खिलजी और मुगल और घुसपैठियों के इर्द गिर्द पहुंच जाए। लेकिन तेजस्वी यादव ने असली मुद्दों का झंडा थामे हुआ है दोस्तों। तेजस्वी यादव का कहना है कि पूरे चुनाव में उनका विमर्श केवल पढ़ाई लिखाई दवाई और कमाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई होगा। और अमित शाह की ओर से कोशिश किया जा रहा है कि बीजेपी के पिच पर आकर, यानी जो भारतीय जनता पार्टी का असली एजेंडा है दोस्तों, उसके इर्द गिर्द पूरा विमर्श पहुंचे। लेकिन इंडिया गठबंधन की ओर से अमित शाह के बयान पर कोई प्रतिक्रिया दे ही नहीं जा रही दोस्तों, जिसके कारण पूरा का पूरा बहस तेजस्वी यादव लीड कर रहे हैं। यानी तेजस्वी यादव जो पढ़ाई लिखाई दवाई कमाई सिंचाई कार्रवाई और सुनवाई वाली बातें कर रहे हैं दोस्तों, उसी के इर्द गिर्द बहस चल रही है। यही बड़ा कारण है कि अब अमित शाह के भाषण को भी लोग सुनने नहीं आ रहे, क्योंकि विपक्ष जहां पर एक और असली मुद्दे उठा रहा है तो अमित शाह इधर उधर की बातें कर रहे हैं। दरअसल हुआ ये दोस्तों की अमित शाह के नालंदा जिले की एक रैली की तस्वीरें और वीडियो सामने आया है। आपको बता दें कि मुंगेर पहुंचे थे अमित शाह दोस्तों। मुंगेर के मैदान के अंदर रैली जब चल रही थी, तब अमित शाह जैसे ही भाषण देने के लिए मंच के ऊपर आते हैं दोस्तों, वैसे ही देखते हैं कि कुर्सियां तो खाली पड़ी है। इसके बाद अमित शाह ने वहां पर खड़े सिपाहियों से बोला कि आप लोग चेकिंग मत करिए, आने दीजिए, जल्दी जल्दी आने दीजिए लोगों को। यानी दोस्तों अमित शाह कोशिश कर रहे थे कि जो सामने कुर्सियां खाली पड़ी है वो लाइव कैमरे में ना रिकॉर्ड हो जाए, इसीलिए आनंद फानन में अमित शाह सिपाहियों से ज्यादा लोगों को लाकर बिठाने की बातें बोल रहे थे। इस पर कांग्रेस पार्टी ने प्रतिक्रिया दी दोस्तों। वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस ने कहा कि गिड़गिड़ाते रहे अमित शाह, भाषण सुनने ही लोग नहीं आए दोस्तों। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अमित शाह भाषण दे रहे हैं, बड़े बड़े टीवी पर दिखाई दे रहा है और सारी हरी कलर की कुर्सियां खाली पड़ी है दोस्तों। और ऐसे हजारों कुर्सियां हैं जो अमित शाह के सामने ही खाली पड़ी थी। इससे पता चलता है कि मुंगेर जो एक ऐसा क्षेत्र माना जाता है जहां पर जनता दल यूनाइटेड और एनडीए वालों का अमूमन प्रभाव रहता है दोस्तों, वहां पर अगर इस तरीके के हालात हो गए हैं तो आने वाले दिनों के अंदर अमित शाह को समझना चाहिए कि अगर वो बिहार में आकर असली मुद्दों पर बात नहीं करेंगे, बिहार की जनता को यह नहीं बताएंगे कि आखिर उन्होंने 12 साल में सारे बड़े प्रोजेक्ट गुजरात में क्यों दे दिया, उन्होंने बिहार के लोगों की भलाई क्यों नहीं सोची, क्यों केवल अमित शाह और मोदी गुजरात का जाप जपते रहते हैं, क्यों उनको बिहार दिखाई नहीं देता। इन सवालों का जवाब नहीं देंगे तो बिहार के लोग उन्हें सुनने में भी कोई ज्यादा उत्सुक दिखाई नहीं दे रहे हैं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि अभी तो ये शुरुआत, अभी तो और भी लोग बॉयकॉट करते नजर आएंगे, तो 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि अमित शाह के एक ही तरीके के रटे रटाए भाषण सुन सुनकर लोग बोर हो चुके हैं और इसीलिए अब ये इनडायरेक्ट तरीके का बहिष्कार चल रहा है, तो लिखेगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है दोस्तों। प्रियंका गांधी कल यानी 28 तारीख से बिहार में चुनाव प्रचार की शुरुआत करने जा रही है। पार्टी की ओर से आधिकारिक तौर पर जानकारी दी गई है। इसी के साथ में बिहार के विधानसभा चुनाव के अभियान के दौरान महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव एक बड़ा राजनीतिक बम फोड़ते हैं दोस्तों। उन्होंने वक्फ कानून को लेकर, यानी वक्फ संशोधन कानून जो लेकर आया गया था, उसे लेकर साफ शब्दों में मंच से बोला। दरअसल कटिहार और किशनगंज में मुस्लिम इलाकों के अंदर जनसभा को संबोधित कर रहे थे तेजस्वी। बोले, कहा, मेरे पिता लालू यादव ने कभी भी सांप्रदायिक ताकतों के साथ कोई समझौता नहीं किया, लेकिन नीतीश कुमार हमेशा ऐसी ताकतों के साथ में रहे। उन्हीं की वजह से आरएसएस और उसके संगठन नफरत फैला रहे हैं। बीजेपी को भारत जलाओ पार्टी कहते हुए तेजस्वी यादव ने साफ शब्दों में बोला कि अप्रैल में संसद के अंदर वक्फ कानून 2024 पारित किया गया था। एनडीए सरकार ने इसे मुस्लिम समुदाय, पिछड़े और महिलाओं के अधिकार को सशक्त करने वाला पारदर्शी कानून बताया था। वहीं पर विपक्ष का कहना है कि कानून मुस्लिम समाज के लोगों के धार्मिक
धार्मिक और संपत्ति के अधिकारों के खिलाफ है, जिसे कोर्ट ने भी कई प्रावधानों को लेकर माना है दोस्तों, और कई प्रावधानों को लेकर चर्चा चल रही है। ऐसे में तेजस्वी यादव जब मंच पर खड़े थे दोस्तों, तो इस दौरान तेजस्वी यादव ने दो टूक बोला कि अगर बिहार में इंडिया गठबंधन महागठबंधन की सरकार बनी तो केंद्र सरकार के द्वारा पारित किए गए वक्फ संशोधन कानून यानी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। कटिहार और किशनगंज के अंदर उन्होंने साफ वादा किया है दोस्तों, स्पष्ट वादा किया है। इससे पहले कई सारे लोग कह रहे थे कि तेजस्वी यादव क्यों वक्फ कानून को लेकर कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन अब तेजस्वी यादव ने डंके की चोट पर बोला है, मुस्लिम समाज के लोगों को आश्वासन दिया। इससे पहले उन्होंने यह भी कहा था कि वो प्रतिनिधित्व देंगे, यानी मुस्लिम समाज के किसी व्यक्ति को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। इस और भी तेजस्वी यादव पहले इशारा कर चुके हैं। आप लोग पूरे प्रकरण पर क्या अपनी राय देना चाहते हैं, बयान पर लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग बैंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 और उससे संबंधित उपचुनाव के दौरान प्रचार समाप्ति के बाद भी मौन अवधि यानी साइलेंस पीरियड के दौरान एग्जिट पोल और चुनावी सामग्री पर प्रतिबंध को लेकर एक बार फिर से एडवाइजरी जारी की है दोस्तों। आयोग ने कहा है कि मतदान के पहले और उस दौरान किसी भी तरीके के चुनावी प्रचार, एग्जिट पोल, उनके नतीजों का प्रसारण कानूनी तौर पर सख्त वर्जित है। और निर्वाचन आयोग के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होगा। पहले चरण 6 नवंबर 2025 को और दूसरा चरण 11 नवंबर 2025 को होगा। पहले चरण के लिए प्रचार 4 नवंबर को और दूसरे चरण के लिए प्रचार 9 नवंबर को समाप्त हो जाएगा। इसके बाद मतदाताओं के निर्णय पर प्रभाव डालने वाले किसी भी तरीके के प्रचार पर रोक लगाई गई है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126(1)(b) के अनुसार मतदान क्षेत्र के 48 घंटे की मौन अवधि के दौरान टेलीविजन, रेडियो, केबल नेटवर्क और अन्य इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट माध्यम से किसी भी प्रकार की चुनावी सामग्री या विचार अपील नहीं दिखाई जा सकती। इसका उद्देश्य मतदाताओं के स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्णय को सुनिश्चित करना है। ऐसे में दोस्तों देखते हैं कि क्या सत्ताधारी दल के लोग इस बात को मानेंगे दोस्तों, क्योंकि सत्ताधारी दल के लोग कई सारे दावे करने लगते हैं और आप लोग जानते हैं कि सत्ताधारी दल के जो समर्थक गोदी मीडिया के लोग हैं वो किस तरीके से व्यवहार करते हैं और चुनाव की घोषणा के साथ ही लगातार एक के बाद एक हर दिन कोई ना कोई ओपिनियन पोल देकर लोगों के मानसिकता को बदलने की कोशिश की जा रही है, लोगों के अपने आप से चयन की प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश की जा रही है। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि वो किसी को भी कहीं से चुनाव लड़ा देंगे और मोदी साहब दिल्ली में बैठकर तय कर लेंगे कि आखिर कौन चुनाव लड़ेगा और पार्टी के कार्यकर्ता मान जाएंगे, लेकिन मामला एकदम उल्टा पड़ा। दरअसल हुआ ये कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ओर से बिहार को लेकर एक आदेश जारी किया गया दोस्तों। इस आदेश में कहा गया कि दिल्ली में रहने वाली मैथिली ठाकुर को दरभंगा के अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़वाया जाए। अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी मैथिली ठाकुर के खिलाफ जनता का गुस्सा फूटा दोस्तों। स्थानीय लोगों ने जोरदार तरीके का विरोध किया। सड़कें गूंज उठी नारों से। बाहरी गो बैक के नारे लग रहे थे, यानी बाहर से आए हो चले जाओ वापस। इस तरीके से लोगों ने अपने गाँव में घुसने भी नहीं दिया। कुल मिलाकर दोस्तों दरभंगा वो क्षेत्र है जहां पर इस बार के चुनाव में बाहरी वर्सेस स्थानीय का मुद्दा बन चुका है। एक और राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार विनोद मिश्रा है जो वहां के स्थानीय नेता हैं। पिछली बार काफी कम अंतर से चुनाव हारे थे दोस्तों, और इस बार बाहर से आई यानी दिल्ली से आकर चुनाव लड़ रही मैथिली ठाकुर है जिसे बीजेपी ने टिकट दिया है। ऐसे में मैथिली ठाकुर ने पूरे मिथिलांचल क्षेत्र के लोगों के गौरव पाग का अपमान भी किया दोस्तों, और पाग में मखान खाने के लिए यानी लोगों के सम्मान वाले पाग का इस्तेमाल एक कटोरे के तौर पर किया गया। इन्हीं बातों को लेकर क्षेत्र के लोगों में प्रचंड नाराजगी है और इसी नाराजगी का प्रकटीकरण अलग अलग रूप में दिखाई देता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया अलीनगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर, जहां पर वीडियो जारी किया गया है दोस्तों और सड़कों पर नारा गूंज रहा है, बाहरी गो बैक। जनता चाहती है अपना प्रतिनिधि, ना कि कोई पैराशूट प्रत्याशी। यानी बीजेपी ने यूं कहिए दोस्तों कि दरभंगा की अलीनगर सीट को राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे आसान कर दी है। यहां पर कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल एकजुटता के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और स्थानीय उम्मीदवार उतार दिया गया तो चुनाव पहले ही तय हो चुका है। केवल मैथिली ठाकुर को लोग जो थोड़े बहुत भी रैली में सुनने के लिए आ रहे हैं दोस्तों, वो मैथिली ठाकुर के भाषण नहीं बल्कि मैथिली ठाकुर के गाने सुनने आ रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि मैथिली ठाकुर वैसे ही वापस जाएंगी जैसे वो दरभंगा के अलीनगर में चुनाव लड़ने आई थी तो लिखकर जरूर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ये 100% के लगभग सीट महागठबंधन के पक्ष में है तो लिखेगा जरूर। इसके इतर अगर आप लोग कुछ और कहना चाहते हैं तब भी लिखेगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कुछ दिन पहले एक दावा किया गया था। बताया गया कि कांग्रेस पार्टी जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी करने वाली है उसमें कई सारे लोगों के नाम नहीं होंगे, लेकिन ये सारे दावे फेल हो गए दोस्तों। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी की ओर से 40 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई है दोस्तों। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोर्चा संभालेंगे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नेत्री सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी, सुखविंदर सिंह सुक्खू, हिमाचल के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल की इकाई के अध्यक्ष, और मीरा कुमार जो बिहार कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री रही है दोस्तों, लोकसभा की स्पीकर रही है, उनको भी मैदान में उतारा जा रहा है। कृष्णा अलवरू जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी है वो भी प्रचार करने आएंगे। सचिन पायलट युवाओं के एक बड़े नेता है और युवा सचिन पायलट को अपना आदर्श मानते हैं, इसीलिए सचिन पायलट जोर शोर से प्रचार करेंगे। रणदीप सिंह सुरजेवाला अपनी वाक पटुता के लिए जाने जाते हैं दोस्तों, तो उनका भी स्वागत बिहार कांग्रेस कर रही है। सैयद नासिर हुसैन कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के सांसद है और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ पार्टी के आलाकमान के काफी करीबी है दोस्तों। और कर्नाटका से आते हैं। वक्त कानून को लेकर उन्होंने एक अच्छी खासी लड़ाई बीजेपी के खिलाफ लड़ी थी दोस्तों, और मामला कोर्ट तक लेकर गए थे, उनको भी प्रचार का मौका दिया गया है। चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस पार्टी के पंजाब के अंतिम मुख्यमंत्री थे दोस्तों, और दलित समाज से आते हैं, उनका प्रचार में भी बड़ा योगदान रहेगा। गौरव गोगोई असम में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हिमंत बिस्व शर्मा को लगातार पानी पिलाए हुए हैं, उनका भी प्रचार में बड़ा योगदान रहेगा। तारिक अनवर बिहार के जमीनी नेता, स्थानीय सांसद कटिहार के, उनको भी प्रचार का मौका दिया गया है दोस्तों। इसी के साथ में पार्टी ने मोहम्मद जावेद को भी इस बार मैदान में उतारा है प्रचार करने के लिए। मोहम्मद जावेद कांग्रेस पार्टी के बिहार के किशनगंज के सांसद है दोस्तों, इनकी भी प्रचार में भूमिका है। और अखिलेश प्रसाद सिंह राज्यसभा के सांसद, इनको भी मैदान में उतारा जा रहा है। मनोज राम प्रचार करेंगे। अलका लांबा, कन्हैया कुमार को भी वापस से प्रचार में जोर शोर से आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है दोस्तों। इमरान प्रतापगढ़ी तो एक के बाद एक कई सारे रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, एक ही दिन में 3-3 रैलियां उन्होंने की है, उनको एक अलग से हेलीकॉप्टर भी दिया गया है प्रचार करने के लिए। साथ साथ शकील अहमद बड़ी जिम्मेदारी संभालेंगे, पुराने नेता है। जीतू पटवारी मध्य प्रदेश के नेता और सुखदेव भगत प्रचार करेंगे दोस्तों। राजेश कुमार राम जो कुटुंबा के विधायक हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको भी जिम्मेदारी दी गई है। बिहार कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष शकील अहमद खान भी प्रचार में उतरने जा रहे हैं। साथ साथ मदन मोहन झा प्रचार करेंगे दोस्तों। अजय राय को मौका दे दिया जा रहा है। जिग्नेश मेवाड़ी गुजरात से आकर प्रचार करेंगे। रंजीत रंजन बिहार की पूर्व सांसद और पप्पू यादव की पत्नी प्रचार करेंगे दोस्तों। खुद पप्पू यादव यानी राजेश रंजन भी प्रचार करेंगे। अनिल जय हिंद ओबीसी समाज के वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के, उनका भी प्रचार में बड़ी भूमिका होगी। राजेंद्र पाल गौतम जो कांग्रेस पार्टी के शेड्यूल कास्ट यानी एससी डिपार्टमेंट के हेड है, वो भी प्रचार में उतर रहे हैं दोस्तों। फुरकान अंसारी, उदय भानुचिब और सुबोध कांत सहाय भी मैदान में उतारे जा रहे हैं। आप लोग इस पूरे लिस्ट के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर कांग्रेस पार्टी के आला कमान के इतर अगर कांग्रेस पार्टी के बिहार में सबसे ज्यादा कोई भीड़ जुटाता है दोस्तों, सबसे ज्यादा लोगों को आकर्षित करता है, तो उसमें कुछ नाम है। एक नाम है इमरान प्रतापगढ़ी का, जो बिहार शरीफ में सभा करने के लिए पहुंचे थे, जहां पर भारी संख्या में लोगों का हुजूम देखने को मिला दोस्तों। ऐसे ही पप्पू यादव की भी रैलियां होती है और कन्हैया कुमार भी अच्छे खासे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो इन तीनों नेताओं के इस बार एक साथ एकजुट होकर प्रचार करने से कहीं ना कहीं माहौल कांग्रेस पार्टी के पक्ष में और मजबूती से दिखाई देगा। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आज 27 अक्टूबर को दोपहर तकरीबन 4:15 पर चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है दोस्तों। देखते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग की ओर से क्या कुछ कहा जाता है। कई सारे सवाल जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने पूछे हैं, क्या उस पर जवाब दिया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। साथ साथ दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी बछवाड़ा, नालंदा और बिहार शरीफ में प्रचार करते दिखाई दिए, उनकी कई सारी तस्वीर आई है। साथ साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री स्टार प्रचारक के तौर पर 30 अक्टूबर को बिहार पहुंच रहे हैं दोस्तों। बिहार में उनके सभा को लेकर इंतजाम कर लिए गए हैं। अब देखते हैं कहां कहां पर उनसे कार्यक्रम करवाया जाता है। इसी के साथ में नरेंद्र मोदी 2 नवंबर को पटना में रोड शो करेंगे दोस्तों। तेजस्वी यादव बोले, कहा बिहार को ठगने आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता पटना में डेरा जमाए हुए हैं, कैंप लगा रहे हैं। महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री बिहार को ठगने आ रहे हैं। ये सबको पता है कि प्रधानमंत्री पिछले 12-15 साल से लोगों को केवल उल्टा वादा करके उनसे वोट ले रहे हैं। गोपाल मंडल समेत 5 बागी नेता अब जनता दल यूनाइटेड से सस्पेंड भी हो गए दोस्तों। 16 नेताओं पर कार्रवाई जेडीयू वालों को करना पड़ा है। तो एक के बाद एक कई सारी चुनावी खबरें ऐसी सामने आ रही है, इससे पता चलता है कि एनडीए गठबंधन के अंदर सीट बंटवारे के बाद से ही आपसी विवाद काफी प्रचंड है दोस्तों। और गोपाल मंडल का टिकट जेडीयू ने काटा, तो अब उन्होंने बगावत करते हुए चुनाव की मैदान में उतरने का फैसला लिया है। देखते हैं कैसा मुकाबला रहेगा, क्या त्रिकोणीय होगा। अगर त्रिकोणीय होगा तो गोपालपुर की सीट पर महागठबंधन के लिए मौका होगा कि वो चुनाव जीते। साथ साथ दोस्तों बिहार के सोनबरसा नगर क्षेत्र स्थित आरजेडी के कार्यालय में रविवार को महागठबंधन के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी सरिता पासवान, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष मुकेश कुमार झा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर इसका विधिवत शुभारंभ किया दोस्तों। पार्टी को इस चुनाव में इस सीट पर जीत हासिल करनी है। सोनबरसा में पिछली बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 54,212 वोट मिले थे दोस्तों, और एलजेपी की सरिता देवी जब चुनाव लड़ी थी तो उनको 13,566 वोट मिले थे, और जनता दल यूनाइटेड का उम्मीदवार 13,000 के अंतर से ही चुनाव जीता था। यानी सरिता देवी जो एलजेपी के टिकट पर 13,000 वोट लेकर आई थी, और कांग्रेस पार्टी और जेडीयू के बीच में
हार जीत का अंतर जो था 13,000 का ही था, इसीलिए सरिता पासवान को इस बार चुनाव लड़वाया जा रहा है। एक सिंपल सा इक्वेशन बिठाकर इस सीट पर बड़ी जीत हासिल करने के संकेत दिए गए हैं। जो भी जानकारी से जुड़ी आगे आती रहेगी, आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें अमित शाह के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान हाजीपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए चुनावी सभा में मंगल सूत्र का जिक्र करके राजनीतिक माहौल को गरमा रहे थे। दोस्तों उन्होंने हाजीपुर के आरजेडी के प्रत्याशी देव कुमार चौरसिया पर निशाना साधा। सभा के दौरान एक व्यक्ति ने मंत्री को बताया कि वर्ष 2017 में उनकी पत्नी ने हाजीपुर स्थित देव कुमार चौरसिया के बीएड कॉलेज में दाखिला लिया था और दूसरे सेमेस्टर की फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे और इसीलिए उनकी पत्नी को मंगलसूत्र और कान के झुमके बेचने पड़े, जिसके बाद ही उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। इस घटना का उल्लेख करते हुए नित्यानंद राय ने आरजेडी के प्रत्याशी पर हमला बोलते हुए कहा कि मंगलसूत्र बेचने वाला अत्याचारी और अगर विधायक बन जाता है तो मंगलसूत्र उतरवा भी देगा और छिनवा भी देगा। यानी दोस्तों राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार पर निशाना साधते हुए ये बातें बोल रहे हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी जब समस्तीपुर आए हुए थे दोस्तों, तब नरेंद्र मोदी की सभा में समस्तीपुर के अंदर कई सारी महिलाओं के मंगलसूत्र चोरी हो गए थे, उनके ज्वेलरियां चोरी हो गई थी। दोस्तों इस पर भाजपा के एक नेता के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा, गोदी मीडिया वाले दिखाते भी नहीं है और भाजपा वाले इस पर कुछ बोलते भी नहीं है। अगर आप भी मानते हैं कि सबको पता है कि बिहार में कानून व्यवस्था किस तरीके की है और कितने बुरे दौर से गुजर रही है, दो शब्द जरूर लिख कर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें दिल्ली में रविवार को गोवा और दमन और दीव व दादर और नगर हवेली में चुनावों की धांधली को लेकर गंभीर आरोप लगे हैं। दोस्तों बीजेपी सरकार के दौरान तकरीबन 80% कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी के नेता मनिक राव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए संबोधित करते हुए कहा कि दमन और दीव व दादर और नगर हवेली में चुनावी धांधली हो रही है। यहाँ स्थानीय निकाय चुनाव में बड़ा घोटाला हुआ है। इस क्षेत्र में वोटों की चोरी से आगे बढ़कर पूरा चुनाव ही चोरी कर लिया गया। यानी सोचिए जब विपक्ष के 80% से ज्यादा उम्मीदवारों के नॉमिनेशन को रद्द कर दिया जाएगा, नामांकन को रद्द कर दिया जाएगा, तो केवल 20% लोग बचेंगे। एक तरीके से चुनाव एक तरफा ही हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। यानी पहले लोगों ने वोट चोरी के बारे में सुना था, अब तो ये नए तरीके का चुनाव चोरी आया है दोस्तों। यानी नामांकन ही रद्द करवा दिए गए हैं। अगर आप भी मानते हैं कि ये साफ तौर पर चोरी है और इस मामले पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाना चाहिए दोस्तों, और कोशिश करनी चाहिए कि उन लोगों को आईना दिखाया जाए जो लोग चुनाव चोरी में पूरी तरीके से लिप्त हैं दोस्तों। और कुछ भाजपा के समर्थक है जो मानते नहीं है कि वोटों की चोरी हुई है, उनके लिए ये एक जीता जागता उदाहरण है दमन और दीव का। आप लोग दो शब्द जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर अमित शाह ने युवाओं को रोकने का प्रयास करते हुए एक बयान दिया। दोस्तों अमित शाह मंच से भाषण के दौरान कह रहे थे कि जिन लोगों को अपने परिवार की पड़ी होती है, जिन लोगों को अपने बच्चों की बाल बच्चों की पड़ी होती है, वो कभी बिहार का भला नहीं कर सकते। अमित शाह ये भाषण दे रहे हैं, सोचिए दोस्तों कितना ज्यादा विरोधाभासी पूरा मामला है। अमित शाह का बेटा आईसीसी का सेक्रेटरी बन गया और आप लोग जानते हैं कि कितने मैच खेला हुआ है जय शाह, दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर नरेंद्र मोदी सरकार पर फिर से निशाना साधते हुए कांग्रेस पार्टी ने कहा कि नीतीश सरकार में कोई घोटाला नहीं हुआ। ये अमित शाह दावा रैली में कर रहे हैं। अमित शाह का दावा है कि घोटाला नहीं हुआ, लेकिन हकीकत यह है कि 70,000 करोड़ रुपए का तो कुछ अता पता ही नहीं है बिहार में। यानी कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है दोस्तों, 70,000 करोड़ है, वो भी बिहार जैसे रेवेन्यू डेफिसिट राज्य के अंदर। यानी जहां पर कम इनकम है सरकार के पास, उसमें भी ज्यादातर पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जा रहा है। 70,000 करोड़ का कुछ अता पता नहीं है। तो ये सवाल बीजेपी वालों के लिए है, अमित शाह के लिए है। अगर आप भी मानते हैं कि अमित शाह खुद अपनी ही सरकार नीतीश कुमार को एक्सपोज कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि नीतीश कुमार के सरकार के दौरान लोगों को 70,000 करोड़ की कोई रिपोर्ट मिली ही नहीं। यानी पूरी तरीके से पैसे चपत कर दिए गए दोस्तों। आप लोग जानते हैं कि उन पैसों का क्या हुआ होगा, जब हिसाब ही नहीं है तो पैसे कहां गए सब लोग जानते हैं। साथ साथ उत्तर प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को लेकर कई नई एयरपोर्ट चालू किए गए थे, उद्घाटन किया गया था। 6 घरेलू और 1 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की उड़ानें अब उत्तर प्रदेश में बंद कर दी गई है। इन एयरपोर्ट पर यात्रियों की कमी, संचालन के संबंधित समस्याएं और आपस में आसपास की कनेक्टिविटी न होने के कारण फ्लाइट को रद्द करना पड़ा दोस्तों। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार की कई योजना सिर्फ कमीशन कमाने के लिए बनाई जाती है और चलाने का कोई इरादा नहीं होता। उन्होंने कहा कि बीजेपी के बनाए गए हवाई अड्डे भी उसी श्रेणी में आते हैं, दिखावटी और असल में हवा हवाई। हकीकत का इससे कोई लेना देना नहीं है। यानी हवा हवाई चीजें हर जगह देखने को मिलती है और अब हवाई अड्डा भी बीजेपी का हवाई अड्डा पूरी तरीके से हवा हवाई अड्डा बन चुका है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग फिर से आज मैदान में उतरने वाला। दरअसल हुआ ये कि चुनाव आयोग ने सोमवार को देश भर के अंदर विशेष इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर कराने का ऐलान किया है दोस्तों। आयोग इसकी जानकारी शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में देगा। यानी आज 4 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली हो एसआईआर के इर्द गिर्द ही होगी। पहले चरण में 10 से 15 राज्यों के अंदर एसआईआर कराए जाएंगे। ये वो राज्य है जहां पर अगले 1 साल के अंदर विधानसभा का चुनाव होने वाला है। असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल के साथ साथ पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बताया कि उन राज्यों में एसआईआर अभी नहीं होगा जहां
जहां पर स्थानीय निकायों के चुनाव होने वाले हैं। इसका कारण यह है कि निचले स्तर के कर्मचारी उन चुनावों में व्यस्त रहेंगे, जिसके कारण अच्छा खासा रिसोर्स मौजूद नहीं रहेगा चुनाव आयोग के पास और इस तरीके की योजना को लागू कराना काफी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए वहां पर अभी थोड़ा इग्नोर किया जा रहा है। देखते हैं आगे आने वाले मामले पर क्या जानकारी आती है। दोस्तों आगे क्या जानकारी आती है, इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर नीतीश कुमार को अपने कई सारे वरिष्ठ नेताओं पर कार्रवाई करना पड़ा है। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जनता दल यूनाइटेड ने संगठन के भीतर बगावत को लेकर सख्त कदम उठाए। दोस्तों पार्टी ने निर्दलीय के रूप में चुनावी मैदान में उतरे 11 बागी नेताओं को तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया। प्रदेश के महासचिव चंदन कुमार सिंह की ओर से जारी पत्र में कहा गया कि इन नेताओं ने पार्टी की विचारधारा, अनुशासन और संगठनात्मक आचरण के खिलाफ काम किया है, जिसके चलते इन्हें प्राथमिक सदस्यता से निलंबित करते हुए निष्कासित किया जाता है। बता दें कि जेडीयू बिहार में कुल 101 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जिनमें पहले चरण के अंदर 57 और दूसरे चरण में 44 सीटों पर किस्मत आजमाया जा रहा है। जनता दल यूनाइटेड ने अपने कई सारे लोगों को पहले धमकी दी थी, लेकिन उन्होंने बातें नहीं सुनी तो अब हटा दिया गया। दोस्तों लेकिन निर्दलीय तो चुनाव लड़ ही रहे हैं, तो वोट तो वो काटेंगे ही, चाहे हटाए या ना हटाए। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत दिन